अच्छा जी, ये चैप्टर जहाँ से हमारे पास रह गया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। विटामिन डी की हम बात कर रहे थे। विटामिन डी जो है, अगर इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें, ये सारे फंक्शन जो है विटामिन डी के हैं। विटामिन डी के अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो विटामिन डी जो है स्किन में नॉर्मली प्री विटामिन डी मींस स्किन में अगर सनलाइट में आप जाएंगे तो विटामिन डी जो है इंक्रीज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा कोलिकैल्सिफेरॉल फॉर्म में। अच्छा, दूसरी फॉर्म्स में अगर हमने मिल्क जूस या सैल्मन या ये सब सप्लीमेंट्स, कोई भी सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन के लिए, तो उसके थ्रू भी विटामिन डी हमारे पास हासिल हो सकता है। विटामिन डी लीवर में जाके 25 हाइड्रो ऑक्सी 25 हाइड्रो ऑक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। इसकी जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, ये याद रखिएगा, 25 हाइड्रो ऑक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है। ठीक है जी। अच्छा, ये नॉर्मल 125 कोलिकैल्सिफेरॉल में। अच्छा, लीवर में जाके ये कन्वर्ट हो गया अपनी फॉर्म में और स्टोर हो गया। ऑटोक्राइन्स मीन होता है वो सेल्स जो नॉर्मली अपने ही इर्द गिर्द किसी हार्मोन को रिलीज कराते हैं, वो ऑटोक्राइन्स कहलाते हैं। ठीक है, पैराक्राइन्स वो सेल्स होते हैं, मैं 3 फॉर्म्स बता रहा हूँ, एक ऑटोक्राइन, दूसरा पैराक्राइन और तीसरा एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन्स मीन्स होता है वो सेल जो कोई भी हार्मोन अपने ही गिर्द क्या करें, रिलीज करें। पैराक्राइन्स मीन्स वो हार्मोन्स जो सॉरी वो सेल्स जो हार्मोन्स को अपने इर्द गिर्द वाले सेल्स में रिलीज कराएं, वो पैराक्राइन कहलाते हैं। और एंडोक्राइन्स मींस वो सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स को दूर कहीं पे जाके रिलीज कराते हैं, अपनी लोकेशन से ज्यादा दूर। ठीक है। अच्छा, ऑटोक्राइन की हम बात कर रहे थे कि जब भी बॉडी या टिश्यूज को जरूरत होती है तो 25 हाइड्रो ऑक्सी जो है वो स्टोर फॉर्म में होता है और उन टिश्यूज से फिर रिलीज होता है। और हाइड्रो ऑक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल फिर डिफरेंट कामों में हेल्पफुल होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होने देती, हर डिजीज से रोकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रोकती है। ये सारे इसके जो है वो रोल्स हैं। और किडनी में एंडोक्राइन फॉर्म में जो 125 हाइड्रोक्सी फॉर्म जो है वो मेंटेन करती है कैल्शियम का बैलेंस। ठीक है, कैल्शियम के बैलेंस में बहुत हद तक हेल्पफुल होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, ब्रेन के बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, शिजोफ्रेनिया हो सकता है, पागलपन जिसे कहते हैं। ठीक है, रिस्पिरेटरी अस्थमा या वीजिंग हो सकता है। पेनक्रियाज में हमने देखा था कि टाइप 1 डायबिटीज में विटामिन डी जो है वो स्क्रीशन कराता है किसकी, इंसुलिन की। और पेनक्रियाज में इसका रोल है कि अच्छा, बोन में मिनरलाइजेशन इंक्रीज कराता है। अगर नहीं होगी बोन मिनरलाइजेशन तो रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा सकता है। रिकेट्स ज्यादातर किस में होती है, बच्चों में होती है। और डिजीज जो हो रहे हैं इसकी वजह से वो क्या होते हैं, कैंसरस, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, ये डिफरेंट डिजीज होते हैं जो विटामिन डी की वजह से होते हैं। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी कंडीशंस होती है। देख लीजिएगा एक नजर। क्रॉन्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रेमेटाइड आर्थराइटिस। अच्छा, अब बात की जाए तो विटामिन के की, थोड़ा सा मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ है, ये मुझे अंदाज़ा है, बट आप लोगों का कोर्स भी पूरा करना है। अच्छा, विटामिन के की अगर बात की जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हद तक हेल्पफुल होता है। ठीक है, बोन मेटाबॉलिज्म भी कराता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को भी बढ़ाता है। ज़्यादातर इसके सोर्सेज ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब होते हैं, लेकिन हम जो इसका रोल देखेंगे ज़्यादातर वो कहाँ पे देखेंगे, विटामिन के का ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में क्या रोल अदा करता है विटामिन के, वन जिसे फाइटोनाडियोन कहते हैं, शायद इसका नाम एक दफा देख लीजिएगा, फाइटोनाडायोन, सॉरी, फाइटोनाडायोन कहते हैं। फाइटोनाडायोन जो है वो एपोक्साइड रिडक्सेज, ये एंजाइम की नाम याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये विटामिन के जब एक्टिवेटेड फॉर्म में चला जाता है, जो इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है डाईहाइड्रोक्विनोन इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो इसमें ये इनएक्टिवेटिंग जो इनएक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इनको एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स में कर रहा है। मींस ये क्लॉटिंग करने में, कोगुलेशन करने में बहुत हद तक हेल्पफुल है। ये एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर जो है कोगुलेशन के पाथवे को शुरू करते हैं, जिसके बाद प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, ये सारा फिब्रिन, ये सारा जो है पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। तो हमने देखा था कि विटामिन के का रोल है ब्लड क्लॉटिंग में। किस थ्रू है, वो इस थ्रू है कि ये इनएक्टिवेटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेटिंग फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वारफरिन एक ड्रग होती है जो यूज होती है एज ए एंटीकोगुलेंट इफेक्ट में। ठीक है, जब भी विटामिन के ज्यादातर क्लॉटिंग कराएगा तो वारफरिन यूज होगी जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट देगी। तो बस इतना याद रखिएगा।
उसके बाद हम आ गए विटामिन ई पे। विटामिन ई जो है उसके भी डिफरेंट रोल होते हैं। एज एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल्स को, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज करता है, कैंसर और हार्ट डिजीज से बचाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस रखता है, डैमेज स्किन को बचाता है, विजन को बढ़ाता है। ये सारे इसके रोल हैं विटामिन ई के। ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा, हेयर लॉस होगा, लेग क्रैम्प्स होंगे। अच्छा, विटामिन ई का एक नाम कोलिकैल्सिफेरॉल भी होता है। और ये अगर बात की जाए एनीमिया किस तरह कराता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज ये करा रहा था विटामिन ए। ठीक है, तो आरबीसीज जब नहीं बन पाएंगे तो एनीमिया मोस्टली होगा। और हीमोलाइटिक एनीमिया भी होता है क्योंकि ये आरबीसीज को प्रोडक्ट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से एनीमिया से प्रिवेंट रहेंगे। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी आपके स्कैल्प स्कैल्प जो हेयर की स्किन होती है उसे कहा जाता है, स्कैल्प को बचाता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस से भी रोकता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हेयर लॉस होंगे। लेग क्रैम्प्स भी मोस्टली हमें हमारे पास देखने में मिलते हैं, और कैंसरस कंडीशन और ब्लाइंडनेस और ये सारी वजूहत है। मगर ये कुछ चीजें याद रखिएगा कि हेयर लॉस, एनीमिया, ड्राई स्किन और लेग क्रैम्प्स कुछ इसकी वजह से ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब बी कॉम्प्लेक्स में। सिर्फ हम दो एंजाइम्स की डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। नंबर 1 है हमारे पास फॉलिक एसिड, जिसे विटामिन बी9 कहते हैं। नंबर 2 है बी12, जिसे कोबालामीन कहते हैं। ठीक है, तो इसके फंक्शंस देख लीजिएगा कि आरबीसीज की प्रोडक्शन, डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन, प्यूरिन और पायरिमिडीन्स, डीएनए सिंथेसिस। ज्यादातर फॉलिक एसिड जो है इसका नाम फोलेट भी कहलाता है। और फोलेट अगर आप देखेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर को बनने से पहले, तो एक टेट्राहाइड्रोफोलेट का स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए के स्ट्रक्चर को बना रहा होता है। तो फॉलिक एसिड डीएनए और डीएनए और डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज के बनने में बहुत हद तक हेल्पफुल होता है। और विटामिन बी12 की जो नॉर्मल लेवल है उनको भी अचीव करने में हेल्पफुल होता है। अगर इसकी कमी हो तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि हमारे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं वो आरबीसीज को सही नहीं बना पाते और इमेच्योर आरबीसीज बनते हैं जिनके लार्ज साइज होता है। ठीक है, इसलिए इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। मींस साइज मेगा हो गया, बड़ा हो गया, और ब्लास्टिक मींस वो ब्लास्ट हो जाएंगे आगे जाके। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से लाइफ स्पैन जो आरबीसीज का है वो कम हो जाता है, और ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी आरबीसीज की कम हो जाती है। ठीक है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी या फोलेट की डेफिशिएंसी ज्यादातर प्रेगनेंसी में देखी जाती है। ठीक है, और इसमें प्रेगनेंसी में अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चे में डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और डिफरेंट डिसीजेज हो सकते हैं। तो इसलिए ज्यादातर प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की मेडिसिन भी दी जा सकती है। विटामिन बी12 जिसे हम कोबालामीन कह रहे थे, कोबालामीन जो है वो अगर इसके हम रिएक्शन को देखेंगे तो कोबालामीन एल मिथाइल मेनोनाइन को ए को कन्वर्ट कर रहा है सेक्सिनाइल को ए में, और यहाँ पे कोबालामीन की एक्टिव फॉर्म मिथाइल कोबालामीन कहलाती है। ठीक है, मिथाइल कोबालामीन क्या करता है, होमोसिस्टीन जब कन्वर्ट होता है मिथाइल में, देखें होमोसिस्टीन एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मिथाइल पाया जाता है। अब वो मिथाइल कौन ले लेता है, मिथाइल को कोबालामीन यहाँ से मिथाइल लेके मिथाइल कोबालामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये मिथाइल कहाँ पे दे देगा, मिथाइनिन को दे देगा। तो ये होमोसिस्टीन का जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइनिन में। होमोसिस्टीन का स्ट्रक्चर जो है वो डेंजरस होता है और बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। होमोसिस्टीन क्या कराता है, नॉर्मली होमोसिस्टीन आर्टीरियल डैमेज और ब्लड क्लॉट्स करवाता है। ठीक है, जब भी होमोसिस्टीन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ये बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो कोबालामीन जो है वो होमोसिस्टीन के लेवल को भी कम करता है बाय कन्वर्टिंग इनटू मिथाइलिन। और ये इसके अलावा टेट्राहाइड्रोफोलेट, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को कन्वर्ट करता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में थ्रू एन एंजाइम जिसको कहते हैं मिथाइल सिंथेज। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिएगा। तो अच्छा, ये जो है इसकी साइकिल होती है, तो यही लिखा हुआ है कि कोएंजाइम सिंथेसिस सेक्सिनाइल को मिथाइल को कन्वर्ट करता है, ये होमोसिस्टीन को मिथाइनिन में कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है कि फैटी एसिड और एलिफैटिक एसिड के लिए, और ये को फैक्टर होता है डीएनए सिंथेसिस में। ठीक है, ये याद रखिएगा कि डीएनए सिंथेसिस हमारे पास फॉलिक एसिड भी करा रहा था और विटामिन बी12 भी करवाता है। फॉलिक एसिड का दूसरा नाम बी9 होता है। ठीक है, ये माइलिनेशन ऑफ नर्व्स, माइलिन शीट जो मौजूद होती है नर्व्स पे, उसमें भी हेल्पफुल होता है। और डेफिशिएंसी इसकी वजह से आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादातर रुक जाती है।
उसके बाद हम, अच्छा ये हमने शुरू किए में देखें, यहाँ से हमने शुरू कर दिए थे ई के बाद से वाटर सोल्युबल एंजाइम्स, वाटर सोल्युबल विटामिन, जिसमें हमने B9 पढ़ा और B12 पढ़ा। अब डायरेक्ट हम सी पे आ रहे हैं क्योंकि हमने बी में ज्यादा डिटेल में नहीं गए। बी में सिर्फ 2 पढ़े हमने, B9 और B12। सी की बात करें तो सी एंटीऑक्सीडेंट, सी का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है, सी बहुत ही हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी में भी। सी एंटी ट्यूमर, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सबसे मेन इसकी प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट याद रखिएगा वो होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देते। तो विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। किस तरह? क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है एंटीऑक्सीडेंट में। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट कोई भी चीजें जो फ्री रेडिकल नहीं बनने देती, वो एंटी कैंसरस उनकी प्रॉपर्टी भी होती है, क्योंकि कैंसर के अंदर फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो एंटी कैंसर को दूसरा नाम क्या कहते हैं? एंटी ट्यूमर। अच्छा, एंटी ट्यूमर या ट्यूमर में प्रोडक्शन होती है ज्यादातर ब्लड सेल्स की। तो प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मींस मल्टीप्लिकेशन होती है आरबीसीज की बहुत ज्यादा। तो ये एंटी प्रोलिफरेटर के तौर पे भी काम करता है। और एंटी रेडिएशन, रेडिएशन में भी फ्री रेडिकल्स जो है बॉडी में बनते हैं। तो ये याद रखिएगा कि किस तरह एक ही मैकेनिज्म को 10 नाम दिए हुए यहाँ पे, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, एंटी प्रोलिफरेशन और एंटी रेडिएशन। उसके अलावा विटामिन सी जो है एक्स्ट्रा रोल प्ले करते हैं एंटीसेप्सिस में। सेप्सिस हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसमें ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है, किसी भी बंदे में ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है। इसमें क्या होता है कि नमूनिया फॉर एग्जांपल किसी शख्स को हो गया और उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, या किसी में वॉन्ड हो गया या इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उसकी होल बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई, और फिर इस कंडीशन में ऑक्सीजन कम हो जाती है और ऑर्गन्स जो है वो उनका फेलियर्स होना शुरू हो जाता है, तो जिसे हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। तो ये एंटीसेप्सिस के तौर पे भी काम करता है और इमरजेंसी में भी यूज होता है विटामिन सी। ठीक है, इम्यूनो कॉम्पिटेंस मीन्स इम्यून एक्टिविटी भी होती है इसकी, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी होती है इसकी। और हमने आपको याद होगा कि हमने ये भी देखा था कि विटामिन सी जो है वो प्रो कोलेजन को कोलेजन में भी कन्वर्ट करता है। शायद नहीं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये याद रख लें कि प्रो कोलेजन को कोलेजन में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इस अब आगे देखते हैं। ये सारी वही बातें हैं, अगर नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, वाउंड हीलिंग में भी, कार्निटीन प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है, एंडोथेलियम के सेल फंक्शन में भी। थोड़ी सी मुश्किल टर्म्स है मगर ये वाला ज्यादा याद रखने की कोशिश करिएगा। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज होता है जिसे हम स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी में ब्लीडिंग होती है। स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी में हमारे पास ब्रोजिंग होती है और स्वेलिंग होती है गम्स की, और ब्लीडिंग होती है, और ज्यादातर वाउंड हीलिंग में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ये इस तरह की कंडीशन होती है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ज्यादातर होती है। वेट लॉस होता है, स्लो वाउंड हीलिंग होता है जो हमने अभी पढ़ा, फटीग और ज्वाइंट पेन और स्किन रैश और एनीमिया होता है। अच्छा, ये डिफरेंट विटामिन हैं। अब विटामिन हमारे पास खत्म हो गए, तो डिफरेंट विटामिन हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से कुछ डिजीज होते हैं जो हमने कल क्लास में एक नजर हम देख लें। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा था। विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से बी वन को हम कहते हैं थायमीन। ठीक है, थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? बेरी बेरी डिजीज होता है। बेरी बेरी डिजीज में क्या होता है? हार्ट और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स या हार्ट कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। और विटामिन B2 की वजह से एरिबोफ्लेविनोसिस, बस इतना याद रखिएगा, एरिबोफ्लेविनोसिस होता है, क्योंकि इसको खुद फ्लेविन कहते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? फ्रेबिलोनोसिस। ठीक है, अच्छा B3 की डेफिशिएंसी की वजह से प्लेगरा होता है। प्लेगरा में क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है। और प्लेगरा में 3 सिम्टम्स होते हैं। 3D को याद रखिएगा प्लेगरा में, 3Ds। D for number 1 D is dermatitis, number 2 D is for diarrhea, and number 3 disease D is dementia. Dermatitis में स्किन जब भी एक्सपोजर होगी सन से, तो उसमें डैमेज हो जाएगा जिसे हम कहेंगे डर्मेटाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। डायरिया और डायमेंशिया मींस कोई भी साइकोसिस कंडीशन जिसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। और विटामिन B7 की डेफिशिएंसी की वजह से डर्मेटाइटिस मींस वही स्किन की कंडीशन, और एंटेराइटिस मींस इंटरल्स जो हमारे स्टमक का डिसऑर्डर होते हैं। अच्छा, विटामिन B9 और B12, B9 को हम फॉलिक एसिड कह रहे थे और B12 को हम
कोबालामीन कह रहे थे, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन बी सी की वजह से स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गन्स होती है। विटामिन डी जो है रिकेट्स कराता है किसमें, चिल्ड्रंस में, और ऑस्टियोमलेशिया कराता है कहाँ पे, अडल्ट्स में। ठीक है जी। ऑस्टियोमलेशिया भी एक डिसऑर्डर है किसका, बोन्स का, जिसमें बोन्स की डेंसिटी क्या हो जाती है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों में कम हो जाती है। विटामिन ई में फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है और हेयर लॉस होता है। और विटामिन के में नॉन क्लॉटिंग, विटामिन के ज्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर्स में था, तो विटामिन के की वजह से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी तमाम हमने विटामिन पढ़ लिए हैं। एक दफा आप लोग समरी का पेज देख लीजिएगा और जो मैंने पढ़ा है ये थोड़ा सा जहन में रखिएगा। तो ये आप लोगों का 3rd चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। जज़ाकल्लाहु खैरा।